हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल विभाजन और नामकरण। हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तब से लेकर अब तक लगभग 1000 वर्षों का जितना भी साहित्य हिंदी क्षेत्र और हिंदी तरभाषी क्षेत्र में उपलब्ध होता है वह हिंदी साहित्य है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतनी दीर्घ अवधि को कालखंडों में विभक्त करना आवश्यक माना गया। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दो इतिहासकारों गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथों में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का वर्णन काल क्रमानुसार करते हुए संपूर्ण साहित्य इतिहास का विभाजन 11 खंडों में किया। इन्हें हम स्थूल रूप से काल विभाजन मान सकते हैं, पर यह कोई व्यवस्थित काल विभाजन नहीं है। काल विभाजन का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में किया है। उनकी काल विभाजन संबंधी मान्यताओं का आरेखीय रूप इस प्रकार है। पहला आरंभिक काल, जिसे दो कालों में व्यक्त करते हैं। पहला है पूर्व आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा है संवत 700 से 1343। दूसरा उत्तर आरंभिक काल, जिसका समय सीमा संवत 1344 से 1444। दूसरा है माध्यमिक काल, जिसे दो कालों में व्यक्त करते हैं। पहला पूर्व माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1445 से 1560 और दूसरी है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1561 से 1680। तीसरा में आता है अलंकृत काल। उसके भी दो काल माने गए हैं। पूर्व अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1681 से 1790 और दूसरी है उत्तर अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1791 से 1879। चौथा नंबर में आता है परिवर्तन काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1890 से 1925 और पांचवा में आता है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा संवत 1926 से आगे की मानी जाती है। इस काल विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। इसी तरह मिश्र बंधुओं के इस काल विभाजन में बहुत सारी त्रुटियां दिखाई पड़ती है। मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन का तर्कसंगत आधार दिया और उसी आधार पर काल विभाजन प्रस्तुत किया तथा विभिन्न कालखंडों के नाम दिए। उनका यह वर्गीकरण अग्रांकित है। पहला आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया, जिसकी समय सीमा है संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जिसकी समय सीमा उन्होंने माना है संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल नाम से अभिहित किया, जिसकी समय सीमा उन्होंने माना है 1700 से 1900। चौथा नंबर में और आखिरी में आता है आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल नाम दिया, जिसकी समय सीमा 1900 से 1984 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालखंडों के नामकरण दो तरह से प्रस्तुत किए हैं। एक कोष्ठक में दिए गए नाम है और एक कोष्ठक से पूर्व दिए गए नाम। इनमें से आचार्य शुक्ल जी को कोष्ठक में दिए गए नाम ही स्वीकार्य है। कोष्ठक से पूर्व दिए गए नाम केवल इनके संकेतक है कि जिन्हें पहले अथवा कालांतर में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल कहा जाता रहा। उनके लिए क्रमशः वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल ही उचित नाम है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी काल विभाजन और नामकरण की अपनी सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अनेक इतिहासकारों ने शुक्ल जी के काल विभाजन तथा नामकरण को संशोधित कर उसे नया रूप देने का प्रयत्न किया, जिनमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में पहली बार शुक्ल जी के विभाजन को असंगत बताते हुए नवीन ढंग से काल विभाजन किया है। वे शुक्ल जी की इस मान्यता को तो स्वीकार करते हैं कि साहित्य का उत्थान जनता की चित्रवृत्ति के अनुरूप होता है, किंतु शुक्ल जी की इस धारणा से सहमत नहीं है कि किसी एक कालखंड में एक विशेष प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। उनकी मान्यता है कि हिंदी साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें
एक ही युग में अनेक प्रवृत्तियां एक साथ चलती दिखाई पड़ती है। जिस समय राजस्थान में चारण वीरता के गीत गा रहे थे, उसी समय मिथिला में कवि सौंदर्य और प्रेम के गीत अल्पाते थे। जहाँ दरबारों में रसिकता तथा वीरता का पोषण हो रहा था, वहाँ धर्माश्रय तथा लोकाश्रय में शुद्ध भक्ति भावना का प्रणय भी प्रवृत्तियां पनप रही थी। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की प्रस्तुति कुछ ऐसी ही की है। पहला, उन्होंने प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया, जिसकी समय सीमा उन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। दूसरा, मध्यकाल, जिसकी समय सीमा उन्होंने 1350 से 1857 ईस्वी तक माना है। फिर आता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन और नामकरण की रूपरेखा विद्वानों द्वारा कुछ ऐसी ही प्रस्तुत की गई, किंतु इसमें केवल 3 इतिहासकारों के मत हमारे सामने हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के प्रसंग में बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने मत रखे हैं। इस संदर्भ में उनकी स्थापनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसे दृष्टि में रखकर हम अलग अलग कालखंडों के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण की संगोपांग चर्चा करेंगे। आदिकाल काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य के आरंभिक समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस मतभेद का मूल कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार या बहिष्कार करने से जुड़ा है। अपभ्रंश की जन भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का आरंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। इस संबंध में उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक को आदिकाल का समय बताते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन ने भी 7वीं-8वीं शताब्दी से हिंदी का प्रारंभ माना है। हिंदी भाषा के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा भी विवादास्पद है। ग्रियर्सन आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल की अंतिम सीमा 1529 ईस्वी स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी स्वीकार करते हैं, परंतु वे विद्यापति को आदिकाल में रखते हैं। विद्यापति की कविता का रचना काल 1318 ईस्वी के बाद का है। अतः हम आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी को ही स्वीकार करते हैं, जो आचार्य द्विवेदी जी के मत के सर्वथा अनुकूल है। इस तरह हम आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। काल विभाजन के उपरांत आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करना आवश्यक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक दिनों में ही गार्शतासी ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन और नामकरण पर कोई चर्चा की और ना ही शिव सिंह सेंगर ने। काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत आदिकाल का नामकरण चारण काल रखा और 643 ईस्वी से इस कालखंड का आरंभ माना, किंतु ग्रियर्सन जी इस विभाजन और नामकरण के बीच
तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। वे जिस समय से साहित्य का आरंभ मानते हैं, हम उस समय में चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं पाते हैं। उस समय उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्वों तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुतिपरक साहित्य का अभाव ही है। काल विभाजन और नामकरण में स्पष्ट तालमेल के अभाव से यह नाम अनुचित लगता है। ग्रियर्सन के बाद काल विभाजन और नामकरण का अगला प्रयास मिश्रबंधु ने अपने ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद में किया। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा। यह एक सामान्य सा नाम है। उन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं रखा। इस नाम से उस काल के साहित्य के मुख्य मनोभाव और जन रुचि का पता नहीं चलता, अतः इस नाम को एक सामान्य नाम ही मानना चाहिए। मिश्रबंधु के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षितिज पर रामचंद्र शुक्ल का उदय होता है। शुक्ल जी के साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात होता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण करते हुए उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत सब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है। तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। इस काल को वीर गाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल के सिद्धांत में मताग्रह दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार विजयपाल रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियाँ पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखा। उन ग्रंथों के प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। स्वयं शुक्ल जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। आचार्य शुक्ल ने जिन पुस्तकों को आधार बनाया था, उसकी संदिग्धता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके द्वारा किए गए नामकरण की नींव हिलने लगी। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में एक नाम सुझाया है। उन्होंने आदिकाल का नाम संधि एवं चारण काल रखा है। रामकुमार वर्मा के बाद महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन इस काल का गंभीर विश्लेषण अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्यधारा में करते हैं। राहुल जी आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम प्रस्तावित करते हैं। उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज बप्पन काल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बीर काल इसे अविहित करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। हिंदी के इस प्रथम काल के नामकरण के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे इस काल को आदिकाल नाम से नामित करते हैं। इसकी पुष्टि करते हुए वे अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में लिखते हैं, कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। हम भी आचार्य द्विवेदी की मत से समर्थक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इस नामकरण में
जनता के उस सामूहिक मन को पकड़ते हैं जिससे साहित्यिक प्रवृत्ति निर्धारित होती है। यही कारण है कि द्विवेदी जी द्वारा सुझाए गए नाम आदिकाल को इतनी व्यापक स्वीकृति मिली। भक्ति काल, काल विभाजन और नामकरण। साहित्य सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का यह काल अत्यंत वैभवशाली रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय संवत 1375 से 1700 तक मानते हैं। आदिकाल में हमने विद्यापति का संदर्भ लेते हुए आदिकाल की समय सीमा को 1400 ईस्वी तक स्वीकार किया है। अतः भक्ति काल का आरंभ 1400 ईस्वी से मानना चाहिए। जॉर्ज ग्रियर्सन भी 1400 ईस्वी से भक्ति काल का प्रारंभ मानते हैं और इसे स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 14वीं सदी के मध्य भाग से लेकर 17वीं सदी के मध्य भाग तक भक्ति काल की समय सीमा निश्चित करते हैं। भक्ति काल की अंतिम सीमा के निर्धारण में थोड़ा विवाद है। विवाद के मूल में केशव दास है। केशव दास भक्ति काल के कवि है या रीति काल के, यही विवाद का विषय है। केशव का रचना काल 1555 से 1617 ईस्वी है। रचना काल की दृष्टि से केशव दास भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली और साहित्यिक चेतना का स्वर रीतिवादी है। रीतिकालीन साहित्य के जो आधार है, जैसे लक्षण ग्रंथ का निर्माण, दरबारी संस्कृति का गुणगान और आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सारी बातें केशव के साहित्य में मिलती है। भक्ति काल का शायद ही कोई कवि हो जिसने आश्रयदाता की छत्र छाया को स्वीकार किया हो। केशव ने राजाश्रय में रहकर कविता रची थी, इसलिए केशव को संक्रांति काल का कवि मानते हुए भी उन्हें रीति काल में ही रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा को 1643 ईस्वी तक माना जा सकता है। भक्ति काल के नामकरण के संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्य इतिहासकारों ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, पर भक्ति साहित्य की आरंभिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलता। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की उपधाराएं फूटती रही। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उप विभाजनों को समझना भी आवश्यक है। भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके दो विभाजन किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के क्रमशः दो विभाजन किए गए हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। उसी तरह सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भक्ति आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। रीतिकाल, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक स्वीकार की गई है। यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे बाद में इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया। हिंदी साहित्य के रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतव्यक्त नहीं है। इस काल को नामांकित करने के लिए 3-4 नाम सुझाए गए हैं। सर्वप्रथम मिश्रबंधु विनोद में इस काल को अलंकृत काल कहना अधिक उचित समझा। मिश्रबंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने व्यवस्थित इतिहास अध्ययन और इतिहास दृष्टि के आधार पर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से संबोधित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उस युग की संवेदना के मूल में कलात्मक गौरव को रेखांकित करते हुए उसे कला काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रसाल इस युग को काव्य कला काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित करते हैं। अलंकृत काल, काव्य कला काल, कला काल आदि जितने भी नाम दिए गए हैं वे सभी रीतिकाल की तुलना में सीमित अर्थ के द्योतक है। अलंकृत शब्द युग की कविता का विशेषण हो सकता है। कला काल से मात्र साहित्य कला का बोध नहीं होता, उससे
कला के विभिन्न रूपों का बोध होता है। इस नाम से कोई साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं उभरती। काव्य कला काल एक सामान्य नाम है। कला काल नाम में काव्य को जोड़कर साहित्य और कला की सामूहिक विशेषता की ओर संकेत किया गया है। नामकरण के संदर्भ में मुख्य विवाद रीतिकाल और श्रृंगार काल को लेकर है। यह सही है कि आचार्य शुक्ल के मन में इस काल का रीतिकाल नामकरण करते हुए भी श्रृंगार काल का विकल्प उपलब्ध था। उन्होंने इस ओर संकेत करते हुए लिखा, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानतः श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल नाम साहित्य और साहित्य से परे पद्धति, कौशल, श्रृंगारिकता, नायिका भेद, कलात्मकता आदि के अर्थ में लिया जाता है। अतः यह कहना कि रीतिकाल शब्द में अर्थ का विस्तार हुआ है, गलत नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहने के पीछे यह तर्क रखा है कि रीतिकाल कहने से रीति मुक्त कवियों की अवहेलना होती है, किंतु श्रृंगार काल कहने से भी सभी कवियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस बात को वे भूल गए। श्रृंगार काल कहने से भूषण जैसे वीर रस के कवि और कुछ भक्त कवि फिर भी छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ इसकी सीमा में नहीं आ पाते। उपर्युक्त विवेचन के पश्चात हम दो इतिहासकारों के इतिहास दृष्टि पर चर्चा करना आवश्यक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि एक युग समीक्षक और संस्कृति समीक्षक की दृष्टि से है। वे नामकरण के द्वारा पूरे युग और समूची सामंत संस्कृति की विशेषता को एक नाम में बांधना चाहते हैं। रीति शब्द मात्र पद्धति का पर्याय न होकर एक युग की सोच और उसके मानसिक ढांचे को प्रतिपादित करता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल के लिए श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित करते हैं। उनके इस दृष्टिकोण से यद्यपि उस काल की प्रधान मनोवृत्ति व्यक्त होती है, फिर भी यह काल साहित्य की सीमाओं से आगे नहीं जा पाता, रसवादी दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ पाता। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के विशेषण में साहित्य के साथ उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थिति पर भी विचार करते हैं। उनके द्वारा सुझाए गए रीतिकाल नाम में व्यापक अर्थ की व्यंजना है, जिसमें जीवन और समाज की कई विशिष्टताओं को प्रतिपादित करने की शक्ति है। अस्तु हम भी आचार्य शुक्ल द्वारा नामित इस नाम के पक्षधर है। आधुनिक काल, काल विभाजन और नामकरण। आधुनिक काल के साथ यूरोप में राष्ट्रीयतावाद की जो क्रांति आरंभ हुई, उसका औद्योगिक क्रांति से गहरा संबंध था। इसकी चरम परिणति उपनिवेशवाद में हुई। आधुनिक विचार का उदय औपनिवेशिक दासता की छाया में हुआ था, लेकिन उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति भारत में आधुनिकता की कसौटी बन गई। आधुनिक शब्द जीवन के यथार्थ और वास्तविक संदर्भ को व्यक्त करता है। आधुनिक शब्द एक विशेष कालखंड को द्योतित करते हुए भी मध्ययुगीन विचार पद्धति से भिन्न एक नई जीवन दृष्टि की ओर संकेत करता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ कहाँ से होता है, इस पर विचार करना नितांत जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य के उत्थान को इस युग की प्रधान साहित्यिक घटना मानते हैं। उनके मत में खड़ी बोली गद्य का विकास ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तन की सूचना देता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं सदी से आज तक के साहित्य को आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर अब तक मानते हैं। इसके अंतर्गत वे काल विभाजन और नामकरण का प्रयास भी अपने ढंग से करते हैं। जैसे
पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, नवलेखन काल 1953 से अब तक, भारतेंदु काल जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है, आचार्य शुक्ल इसका आरंभ 1843 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक साहित्य का प्रारंभ 1868 ईस्वी से मानते हैं। उनका कहना है कि इसी वर्ष से ही भारतेंदु अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य की आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। वैज्ञानिक और राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को देखते हुए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से मानना उचित प्रतीत होता है। आधुनिक युग पूरे कालखंड के नाम का पर्याय है, इसलिए आधुनिक युग की समाप्ति नहीं होती। आधुनिक युग के अंतर्गत साहित्य विशेष की प्रवृत्ति, जिसे सामान्यतः भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद और छायावादोत्तर काल आदि कहा जाता है, उसकी समाप्ति होती है। इस आधार पर डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने भारतेंदु काल की अंतिम सीमा 1900 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। अतः भारतेंदु काल का समय 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानना उचित प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस 50 वर्ष 1850 से 1900 ईस्वी के साहित्य के लिए 3-4 नाम प्रस्तावित किए गए हैं। इस कालखंड के लिए परिवर्तन काल, पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल और नवजागरण काल जैसे कुछ नाम सुझाए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस साहित्यिक कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से नहीं पुकारते। गद्य की दृष्टि से इसे वे हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तन काल तथा काव्य की दृष्टि से इसे वे नई धारा नाम देते हैं। भारतेंदु साहित्य को एक लोक दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के कारण ही साहित्य का एक कालखंड उनके नाम से पुकारा जाने लगता है। भारतेंदु रचनाकार ही नहीं, एक संस्थापक भी थे। उन्होंने साहित्य की रचना के ही नहीं की, अपितु नए साहित्य के लिए वातावरण भी तैयार किया। उनके इन्हीं योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इस काल को भारतेंदु काल की संज्ञा दी है। आधुनिक साहित्य का दूसरा काल, जिसे द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है, उसका आरंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ इसी वर्ष हुआ था। अधिकांश विद्वान सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से द्विवेदी युग का शुरुआत मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से संभाला। उनके नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका उस वक्त के साहित्य की मानक निर्धारित संस्थान बन गई थी। भारतेंदु काल का साहित्य उत्साह और उमंग से भरा हुआ था, लेकिन द्विवेदी काल के साहित्य में सर्वत्र अनुशासनबद्धता दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी का प्रभाव केवल गद्य साहित्य पर नहीं था, उनका प्रभाव पद्य और काव्य निर्माण पर भी व्यापक रूप से पड़ा। द्विवेदी जी के आग्रह से कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। इसी प्रकार हम पाते हैं कि द्विवेदी काल का नाम एक कालखंड का व्यक्तिवादी नाम बनकर नहीं उभरता, वह एक युग के जीवन मूल्यों और साहित्यिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता जान पड़ता है। द्विवेदी काल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में कोई विशेष मतभेद नहीं है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी काल का समय सामान्यतः 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग की समाप्ति के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना जाना चाहिए। इसी वर्ष प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशित हुआ था, किंतु छायावादी काव्य प्रवृत्ति की सूचना कुछ पहले से मिलने लगी थी।
निराला की जूही की कली इसका संकेत था। इस तरह 1915 ईस्वी के बाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति का ढलना देखा जा सकता है। छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी जाती है। इस समय तक छायावाद की श्रेष्ठ कृतियों का प्रकाशन हो चुका था। इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। इसी तरह छायावाद की कालावधि 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। छायावाद के नाम पर विद्वानों में आम सहमति है। छायावादी साहित्य में रोमांटिक भावबोध की प्रखरता है। यह भावबोध जहाँ पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है, वहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति का स्वप्न भी देखता है। छायावादोत्तर युग का समय 1936 ईस्वी से आगे का है। छायावादोत्तर साहित्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, व्यक्तिवादी गीति काव्य, नई कविता, नई कहानी, नवगीत, अकविता, साठोत्तरी कविता, संघर्षमूलक कविता, आस्थामूलक कविता आदि बहुत सारे आंदोलन हुए। इन नए साहित्यिक आंदोलन के नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है। हाँ, जहाँ तक काल विभाजन का प्रश्न है, उसमें मताग्रह के कारण 60 के बाद की रचनाओं के लिए काल विभाजन में किसी तरह की वैज्ञानिक दृष्टि नहीं अपनाई गई। धन्यवाद।